हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका एक क्वेश्चन मैथ्स से बना था कि यदि 15 डिग्री का पूरा कोण तथा 125 डिग्री के पूरा कोण का योग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 15 डिग्री का पूरा कोण तथा 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग पूछा गया था। तो हमें पता होना चाहिए दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो दो पूरक कोणों का योग 90 होता है। जहाँ पर हमें मान लीजिए हमें पूरक कोण निकालना है 15 डिग्री का, तो हम कैसे निकालेंगे कि 90 में से 15 घटा देंगे तो हमें 15 डिग्री का पूरक कोण पता चल जाएगा। क्योंकि हमें पता है दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो घटा लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 90 में से 15 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे और 9 में से 2 जाएंगे, यानी हमारा 75 डिग्री 15 डिग्री का पूरा कोण आ जाएगा। वहीं हमसे पूछा गया है कि 125 डिग्री के संपूरक कोण। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम 180 में से 125 घटा देंगे तो हमें 125 का संपूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से घटा लेते हैं। जैसे कि घटाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, 8 में से 3 जाएंगे 5 और यहाँ पर ऐसा। तो दोस्तों हमें क्या देखना है, 15 डिग्री का पूरक कोण तथा 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग निकालना है। तो हम पूरक कोण निकाल ही चुके हैं जो कि हमारा 75 आ गया है। संपूरक कोण हम निकाल ही चुके हैं, 55 आ गया है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस हमें योग निकालना है। तो जल्दी से हम योग निकाल लेंगे। दोस्तों जोड़ेंगे 75 और 55 को तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0 हासिल आई 1, 7 और 5 12 और 1 13, यानी हमारा 15 डिग्री का पूरक कोण तथा 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग 130 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमारा 130 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इनमें से भारत कौन का सदस्य है। दोस्तों याद रखना है सदस्य है। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है किसका सदस्य है, नाटो, नाफ्टा या सार्क। तो दोस्तों हमें पता है सार्क का सदस्य देश भारत है। इसके अलावा नाटो का सदस्य देश भारत नहीं है एवं नाफ्टा का सदस्य देश भी भारत नहीं है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, क्योंकि सार्क से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। भाई आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भी याद रखना है जो कि काठमांडू में है। सार्क के में सदस्य देशों की संख्या भी पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि सार्क में सदस्य देशों की टोटल संख्या 8 है, जिनमें भारत भी इसका सदस्य देश है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सार्क सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो कि रीजनिंग से था, कथन दिया गया था दोस्तों कि सभी पौधे पत्ती हैं। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि सभी पौधे, मान लीजिए पौधों को हम फ्लावर लिख देंगे तो एफ से दर्शा देंगे। और क्या कहा गया है कि सभी पौधे पत्तियां हैं। दोस्तों पत्तियां एल से दर्शाएंगे, लीफ को लीफ कहा जाता है। तो हमने देख लिया सभी पौधे पत्तियां हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है सभी पत्ती बगीचे हैं। दोस्तों सभी पत्तियों को हमें क्या करना है, बगीचे यानी गार्डन बना देना है। तो ये हमने कर दिया, हमारा कथन हो गया। कथन दिया गया था सभी पौधे पत्ती हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी पौधे हमारी पत्तियां हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा कथन दिया गया था कि सभी पत्ती बगीचे हैं। तो सभी पत्तियों को हमने बगीचा कर दिया था। अब देखते हैं दोस्तों क्या निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों कथन और निष्कर्ष से लगातार प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक दिन क्वेश्चन बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन बन रहा हो, 2-4 क्वेश्चन तो डेली की डेली बन ही रहे हैं। तो आपको कथन निष्कर्ष पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसा कि निष्कर्ष दिया गया है सभी बगीचे पत्ती हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये सभी बगीचे हैं, क्या ये पत्तियां हैं। तो दोस्तों ये तो तर्क सही नहीं जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड दिया गया था निष्कर्ष सभी पत्ती पौधे हैं, सभी पत्तियां पौधे हैं। दोस्तों सभी पौधे पत्तियां हैं लेकिन सभी पत्तियां पौधे नहीं हैं, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका सही आ जाता, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि डायग्राम से दिया गया था कि एक चतुर्भुज और त्रिभुज बना दिया 12। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम इसमें इजीली ट्रिक देखेंगे कि यहाँ पर 4 बिंदियाँ दिख रही हैं हमें, यानी 4 भुजाएं दिख रही हैं। तो 4, यहाँ पर हमें त्रिभुज में 3 भुजाएं दिख रही हैं यानी 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल रहा है। वहीं सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं और यहाँ पर 4 भुजाएं हैं। जब हम 5 और 4 का गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट में दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इसमें 6 भुजाएं हैं हमारी, और इसमें हमें 2 3 4 5 6 5 भुजाएं हैं। यदि यहाँ पर हम 4 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम गुणा कर रहे हैं 5 और 4 का तो हमें 20 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम इसकी भुजाओं की संख्याओं का भी गुणा कर दें तो हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। तो कर देंगे दोस्तों, 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी 30 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान रेडियन में क्या होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें। क्या करेंगे दोस्तों, साइन इनवर्स और 1/√2 हम जानते हैं 1/√2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 45 का मान होता है। तो दोस्तों हम कैसा लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 45, लेकिन हमसे रेडियन यानी पाई में पूछा गया है मान, और हम 45 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पाई/4। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई/4। तो दोस्तों ये इन्वर्स वाला बिना इन्वर्स से कट जाएगा यानी हट जाएगा, तो हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा पाई/4। इस प्रकार साइन इनवर्स 1/√2 का मान रेडियन में हमारा पाई/4 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1300 में कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि 1300 से नीचे हमारा पूर्ण वर्ग किसका है। तो हमें पता है यदि हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 1296। ठीक है दोस्तों, 1296 मिलता है। यदि हम 36 का कर रहे हैं तो हमें 1296 जो कि 1300 से कम है। यदि हम 37 का स्क्वायर करके देखते हैं दोस्तों, हो सकता है हमारा 1300 के समथिंग मिल जाए और हमें पता चल जाए कि हम इसमें क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए दोस्तों आसानी से हम वर्ग निकालेंगे। पहले 37 को 37 के नीचे रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 सतैया 49 की 9 हासिल आई 4। फिर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 7 तिया 21 7 तिया 21, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई को जोड़ेंगे तो हमारा 21 और 21 42, और जो 4 हासिल आई थी उसे और जोड़ देंगे तो 4 और हासिल जोड़ी तो 42 और 4 46। फिर हमारी 4 हासिल आई। अब दोस्तों हमने पहले मल्टीप्लाई किया 7 और 7 का, तो हमारा 49 आ गया था और हमारी हासिल 4 चली गई थी। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 का 7 से 7 का 3 से, तो हमारा 21 21 आया था। दोनों 21 21 को जोड़े तो हमारा 42 आया, और जो हमारी 4 हासिल थी उसे और जोड़ेंगे तो 46 आया। 46 का हमारा 6 आ गया और हासिल हमारी 4 चली गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये 3 और 3 रह गए तो इनका भी गुणा कर लेते हैं। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9, और ये 4 हासिल जोड़ेंगे तो 9 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 यानी 1369। तो दोस्तों हमें दिख रहा है 1300 से ज़्यादा 1369 है और 1300 से कम 1296 है, लेकिन हमें क्या जोड़ना है। तो दोस्तों जब हम 1300 में यदि 69 जोड़ देंगे तो ये अपने आप ही 37 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हमारा 69। यदि हम 1300 में 69 जोड़ दें तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था कि यदि एक पंचर पाइप में से एक नल 6 घंटे में पूरा पानी निकालता है तथा दूसरा नल 9 घंटे में से पूरा पानी निकालता है, तो दोनों एक साथ कितनी देर में पूरा पानी निकालेंगे। दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि हमारा दिया गया है कि मान लीजिए वह एक पाइप है वो ए है, दूसरा पाइप है हमारा बी है। पहला पाइप हमें 6 घंटे में खाली कर रहा है, दूसरा पाइप हमारा 9 घंटे में खाली कर रहा है। हमें दोनों को निकाल कर बताना है कि दोनों मिलकर कितनी देर में खाली करेंगे। तो दोस्तों इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा 18।
कर लिया हमने। जब हम 6 से 18 हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 3, और जब हम 18 में 9 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 2। और हमें निकालना है दोनों एक साथ, तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों। दोनों एक साथ कहा गया है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5, और टोटल हमारा दोनों मिलकर कर रहे हैं 5, और भाग है हमारा 18, तो भाग दे देंगे जल्दी से दोस्तों। तो 5 तिया 15, 3 सही 3/5 दोस्तों, ऐसा ही ऑप्शन आया था। इसलिए यदि आपको ऐसा ऑप्शन मिले तो आप ऐसा करके आएंगे, लेकिन यदि आपको सही वाला ऑप्शन मिले तो आप सही वाला ऑप्शन लगा के आएंगे, जो कि आंसर हो जाएगा 3 सही 3/5। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अच्छी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, कि रक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को रक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जो कि इसका सही आंसर था। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट पूछा गया था कि नासा की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, नासा की स्थापना पूछ ली गई है, तो आपको नासा के बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका सही आंसर था 1 अक्टूबर 1958। 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि विश्व बैंक की स्थापना ऑप्शन में 1945 आया था, तो हम 1945 टिक करेंगे। लेकिन यदि 1944 आ जाए 1945 की जगह, तो हम 1944 को टिक करेंगे, क्योंकि इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है कि 1944 और 45 के बीच में हुई थी। यानी 44 में चालू हुई थी, होते होते 45 कागजी काम होते होते 45 आ गई थी 1945। तो इस प्रकार हम इन्हें दोनों को ही मान लेते हैं, लेकिन यदि हमें ऑप्शन 1945 दिया गया है तो हम 1945 टिक करेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 वर्ष में 5% की दर से 1025 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। दोस्तों, आज अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके आगामी शिफ्ट्स में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, जिससे इस बार रेलवे का पेपर आपका आसानी से निकल सके। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे। जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया था, और हमें पता है चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100⁻n-1। दोस्तों, यदि हमें फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले में मान रख के आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रख लेते हैं इसमें मान। जैसे कि P हमारा 1025 रुपये दे रखा है, तो P की जगह हम रखेंगे 1025 बराबर तो हमें CI निकालना ही है, तो P/1 + R कितनी दे रखी है 5/100 वर्ष कितना है 2 - 1। चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 0। आगे बढ़ते हैं, 20 से कम 20 और 1 21/20 का स्क्वायर -1। दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। 1025, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441/20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 -1 आ जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों, हम नीचे हमारा आएगा 400, ऊपर आएगा हमारा 441 - 400। दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर क्या बचेगा, जब हम 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 बचेगा, बटे में हमारा बचेगा 400। तो चलिए दोस्तों, इसे काट लेते हैं जल्दी से। जैसे कि हम 25 से काटते हैं तो हमारा जल्दी कट जाएगा। 25 चौको 100, 102 में से 100 जाएंगे तो हमारे कितने बचे 2, तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 400 को काट लेते हैं, 25 एकम 25। जब हम 40 में से 25 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 15, तो ये हमारा हो जाएगा 150। और 25 के पहाड़े में 150 कब आते हैं, 25 छक्के 150, तो 6 बार में चला जाएगा। दोस्तों, ऊपर हमारा बचा 41 × 41/16। तो 41 का स्क्वायर करेंगे पहले हम जल्दी से, तो ऐसे करेंगे। अभी हमने इजली ट्रिक से बताया था कि 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो 8 आ गया। 4 और 4 को जोड़ेंगे
और फिर हम 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16। तो ऊपर हमारा दोस्तों आ जाएगा 1681/100। तो दोस्तों अब हम 16 का भाग दे लेंगे 1681 में, तो कितना बार चला जाएगा, 16 एकम 16, 0, 16 पंजे 80, दशमलव कुछ आ जाएगा दोस्तों आपका जैसा भी ऑप्शन दिया गया हो 105 के समथिंग लगभग में इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। दोस्तों कथन दिए गए थे, हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, कैसा क्या होता है, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि कथन दिया गया था प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। दोस्तों पहले अभाज्य संख्या पता करते हैं। जैसे कि हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे ही क्रम बढ़ता जाएगा। 11 है, 9 नहीं होगी क्योंकि ये 9 3 से भी विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो दोस्तों हमारी पहली अभाज्य संख्या सम है, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ कहा था कि विषम संख्या होती है, जबकि 2 हम जानते हैं एक सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होती है। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, हम ऊपर की दोनों अभाज्य संख्याओं को गुणनफल करके देखते हैं। यदि हमें विषम प्राप्त होती है तो ये कथन सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो 2 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो हमें मिला 6, और 6 तो हम जानते हैं कि एक सम संख्या है। तो दोस्तों ये कथन भी गलत हो गया है। निष्कर्ष देखते हैं, केवल फर्स्ट सत्य है, नहीं है क्योंकि हमें पता है पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है। तो इस प्रकार हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, तो दोनों ही असत्य हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, और दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यदि आपको ऐसा आता है कि विषम या सम हो सकता है तो वो सत्य होगा। क्योंकि हमें यदि हम 2 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें 6 मिल रहा है जो कि सम है, लेकिन यदि हम 3 का 5 से गुणा करके देखें तो हमें 15 मिलेगा जो कि विषम है। तो हम कह नहीं सकते कि सम होगी या विषम होगी, लेकिन दोनों में से एक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा गया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों हम पहले प्राकृत संख्याओं को देख लेते हैं। हमें पता है प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। वहीं हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं दोस्तों, 0 से प्रारंभ होते होते ये भी अनंत तक चली जाती हैं। तो पहला कथन दिया गया था प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये तो सही जा रहा है क्योंकि पूरी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा पहला कथन तो सत्य हो जाएगा। वहीं पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या माइनस प्लस 0 इन सबको मिलाकर हो जाता है तो परिमेय संख्या भी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सत्य है, निष्कर्ष निकलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था धर्मपाल। पाल वंश के एक शासक थे जो कि बहुत ही महान थे, धर्मपाल। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहीं आपसे पाल वंश में एक और विश्वविद्यालय प्रचलित है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की तो एक ही वंश के शासकों ने थी, लेकिन आपको याद रखना है कि उदंतपुरी पुरी आ रहा है तो आप इससे भी याद रख पाएंगे कि कृष्ण भगवान का संबंध पुरी से है। तो इस प्रकार आप याद रख पाएंगे, और कृष्ण का अन्य नाम भी गोपाल है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। वहीं आपसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई थी, तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछा गया था, तो जिसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और ट्रिकी टाइप से पूछा गया था कि
वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको पहले तो यही पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 यानी 1945 में। ऑप्शंस दिए गए थे प्रथम विश्व युद्ध के पहले। तो दोस्तों पहले हमें ये भी पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। तो ये तो गलत हो गया है क्योंकि हमारी स्थापना 1945 में हुई थी और इन्होंने कहा है प्रथम विश्व युद्ध के पहले, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो इस पे हम विचार कर सकते हैं क्योंकि 1918 के बाद ही तो 1945 आएगा। लेकिन पहले हम और ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि सेकंड ऑप्शन आपका था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दोस्तों हमें पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की डेट हमें याद रखना है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो दोस्तों 1945 तो इसी के अंदर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो दोस्तों देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1945 में हुई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया होता तो फिर हम लगा सकते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर दिया ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो 1939 से 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का चला था और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी उसी टाइम हुई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शंस दिए गए थे दोस्तों ए हो होम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जेवी कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ए हो होम। दोस्तों बहुत कन्फ्यूजल करने के लिए इन्होंने महासचिव दे दिया गया था, जनरल सेक्रेटरी पूछ लिया गया था ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना था। इसका सही आंसर ए हो होम ही था। कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए हो होम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इनमें हमें कंप्यूटर से संबंधित इकाइयाँ दी गई थी और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों हमें पता है केवी टीवी से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो ये तो यहीं गलत हो गया है क्योंकि टीवी केवी से बड़ा होता है, ना कि केवी टीवी से बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट दिया गया है केवी बड़ा होता है एमबी से, तो ये भी गलत है दोस्तों क्योंकि हमें पता है एमबी बड़ा होता है केवी से, तो ये यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टीवी बड़ा होता है जीवी से। हाँ दोस्तों ये तो सही है। तो पीछे से देखते हैं, जैसे कि हम लगाएंगे तो केवी सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा हमारा एमबी होता है, उससे बड़ा हमारा जीवी होता है, उससे बड़ा हमारा टीवी होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि टीवी सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जीवी होता है, उसके बाद एमबी होता है और उसके बाद केवी होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी एक बुक पूछी गई थी दोस्तों की किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था अल-मुन्नी। अल-मुन्नी की एक महत्वपूर्ण बुक है किताब उल हिंद, जो कि अक्सर पूछ ली जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको आसानी से उपलब्ध हो सके।